गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इवैल्यूएशन की, यानी कि मूल्यांकन के विषय में हम लोगों ने रिवीजन किया था। उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे पीडीएफ पड़ी हुई है सारे, जो भी आज हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने की। किस तरह से क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया था। मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि मूल्यांकन से रिलेटेड जो भी इवैल्यूएशन से रिलेटेड चीज़ें थी उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि उसकी क्या अवधारणा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब उसके आगे क्या चीज़ें आ जाएंगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या किन किन चीज़ों को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, हम लोग का रिवीजन सेशन चल रहा है, तो इसीलिए चीज़ों को हम बेहतर तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का, जो फर्स्ट अध्याय है मापन एवं मूल्यांकन की हम लोग बात कर रहे हैं। उसी चैप्टर का, उसी अध्याय का हम लोग रिविजन कर रहे हैं। आज का जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व और कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे उसको एक बार देख लेंगे। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता या किस तरह से क्या चीज़ें होंगी। खैर बारी बारी से चीज़ों को पढ़ेंगे तो किस तरह से खुद ही समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो उससे क्या तात्पर्य हो जाता है, या हम क्या कह सकते हैं, तो उसको किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें हेडिंग आ जाती है आपकी मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ इवैल्यूएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो जाती है जो कि निरंतर चलती रहती है, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं, और शैक्षिक लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह छात्रों की अधिगम आदतों एवं शिक्षण की विधियों पर अधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में सहायता करता है परंतु उसमें सुधार भी लाता है। कहने का मतलब है कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है, यानी कि शिक्षण अधिगमन की जो भी प्रक्रिया हो रही होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब शैक्षिक मापन में हम कह सकते हैं इस तरीके से शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं करता, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें सुधार भी लाता है। अब हम यहाँ पे बात करें इवैल्यूएशन की, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं मूल्यांकन की, तो इसकी आवश्यकता एवं महत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं उसको हम लोग आगे बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। 4 पॉइंट्स के अंतर्गत हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरह से मूल्यांकन की क्या क्या आवश्यकता होती है। सबसे फर्स्ट हेडिंग जो आती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। पहले हेडिंग्स को देख लेंगे, उसके बाद में विस्तार से पढ़ेंगे कि चीज़ों में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमारा आता है वो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, यानी कि एजुकेशनल नीड ऑफ इवैल्यूएशन। दूसरा आ जाता है हमारा मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ इवैल्यूएशन की क्या जरूरत है। थर्ड इसमें पॉइंट आता है आपका मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ एजुकेशनल इन एजुकेशनल रिसर्चेस, जो भी अनुसंधान होते हैं। उसके बाद जो लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी नीड ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन, इस तरीके से हम कह सकते हैं इन सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट हो जाते हैं। फिर से एक बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, प्रशासनिक आवश्यकता, अनुसंधान में आवश्यकता, और जो लास्ट हमारा है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। तो इन चारों चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, यानी कि एजुकेशनल नीड ऑफ इवैल्यूएशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो शुरुआत से ही हम लोग इस बात पे ध्यान फोकस कर रहे हैं कि जो मूल्यांकन है एक सतत प्रक्रिया है जो समाज पर व्यापक प्रभाव के कारण शैक्षिक प्रक्रिया में विशिष्ट महत्व रखती है। किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मूल्यांकन का जो कार्य हम कह सकते हैं, या मूल्यांकन का जो फंक्शन होता है वो शिक्षा प्रारंभ के आरंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि मूल्यांकन का कार्य शिक्षा प्रणाली के आरंभ होने के साथ ही आरंभ हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है। किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, जैसे शिक्षा टीचिंग लर्निंग की जो भी प्रोसेस शुरू होती है तो उसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं कि हमें पता है कि डिज़ायर्ड जो भी हम चीज़ें चाहते हैं, वांछनीय लक्षण छात्र में लाना चाहते हैं, या जो भी हमारा उद्देश्य लक्ष्य है उस जिसकी प्राप्ति हम करना चाहते हैं,
तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद चीज़ें क्या होता है कि हम उनको इवैल्यूएशन के लिए यानी कि मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट या मापन या इस तरह की चीज़ें करते हैं। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली भी देखें तो जो मंथली टेस्ट होते हैं या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं या एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसके अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें होती हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद व अन्य शिक्षण संस्थानों आदि की वार्षिक परीक्षाएं तथा विद्यालय की मासिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं व वार्षिक परीक्षाओं की सहायता से छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि किस सीमा तक उद्देश्य की हमारी प्राप्ति हुई है, यानी कि बच्चे का अधिगम करता जो है या जो भी स्टूडेंट्स हैं उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, या कहाँ तक हमारे जो शिक्षक हैं उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाई, क्या क्या चीज़ें बच्चों के अंदर इनकलकेट हुई हैं या उन्होंने क्या क्या कितना ज्ञान अर्जित किया है, तो इसका मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता को अगर हम देखना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं, उसको कुछ पॉइंट के अंतर्गत हम चीज़ों को देखेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका दैनिक पाठ की समाप्ति पर मूल्यांकन। अब क्या हो जाता है, दैनिक की जब भी हम लोग बात करते हैं कि डेली हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उसकी समाप्ति हो रही है, तो उसका भी ये भी एक चीज़ हो जाती है, ये भी एक आवश्यकता हो जाती है मूल्यांकन के लिए कि दैनिक पाठ की समाप्ति पर मूल्यांकन। दूसरा आ जाता है वर्ष के मध्य में मूल्यांकन। चूंकि शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया जो चलती ही रहती, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो इसमें ज़रूरत पड़ती है कि एक निश्चित समय अंतराल या हम कह सकते हैं वर्ष के मध्य में या वर्ष के अंत में इस तरीके से चीज़ें हैं, तो उसका मूल्यांकन करने में भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है आपका प्रकरण के शिक्षण के उपरांत मूल्यांकन। प्रकरण यानी कि कोई भी एक टॉपिक है या इस तरह की कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसको भी समाप्ति पर मूल्यांकन की आवश्यकता हो जाती है। फिर आता है माह के अंत में मूल्यांकन। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले ही हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं इस चीज़ को। हमने बोला कि किस तरीके से क्या एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, जो भी टेस्ट लिए जाते हैं, उसी तरीके से इसमें दिया कि माह के अंत में मूल्यांकन की किस तरीके से हमने मंथली जो भी चीज़ें पढ़ी या एक एकेडमिक कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को पढ़ते या पढ़ाते हैं, तो उसके हिसाब से माह के अंत में मूल्यांकन। फिर दूसरा नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाए आपका वर्ष के अंत में मूल्यांकन। तो इस तरीके से चीज़ें क्या हो रही है कि हम हर एक फेज के बाद हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं या मूल्यांकित कर रहे हैं, चाहे वो मंथली हमारा ख़त्म हो रहा है सिलेबस, या हमारा कोई टॉपिक यानी कि प्रकरण ख़त्म हो रहा है, या कोई एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, कोई अध्याय फिनिश हो रहा है, या 6 महीने के बाद यानी कि 6 माह हम कह सकते हैं जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं या टेस्ट के हम लोग बात करें, या एनुअली हम बात करें कि पूरे साल भर का जो सिलेबस हम लोगों ने ख़त्म किया या जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उसका मूल्यांकन हो जाए। कक्षा शिक्षण के समय मूल्यांकन, ऐसा नहीं कि एक समय अंतराल, तो हम कह ही रहे हैं कि एक निश्चित टाइम के बाद जो टेस्ट लिए जाते हैं या मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है कि चेक करने के लिए किस तरह से कितने ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी में आपका ये भी आ जाता है कि कक्षा शिक्षण के समय मूल्यांकन। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ऑन द स्पॉट, जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं या कक्षा में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं या जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी ये चीज़ें आ जाती है कि इसमें मूल्यांकन की क्या आवश्यकता के जब हम लोग बात करते हैं तो कक्षा शिक्षण के समय भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं कि हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। कक्षा शिक्षण के समय मूल्यांकन सभी शिक्षण संस्थानों में अवश्य अनुपालित किया जाता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक एवं छात्र के बीच एक अंतर संबंध होता है जो छात्र सहभागिता के अभाव में कह सकते हैं कि अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि पार्टिसिपेशन की यहाँ पे बात हो जाती है कि जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये चीज़ अधूरी मानी जाती है। मूल्यांकन प्रक्रिया वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टि से उचित होनी चाहिए। अब वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिकली किस तरीके से चीज़ें क्रमबद्ध होती हैं या हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, तो वैज्ञानिक होनी चाहिए, और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकली भी चीज़ें होनी चाहिए, उस हिसाब से उस दृष्टिकोण से उचित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अतः छात्रों की शैक्षिक प्रगति को ठीक ढंग से ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम का निर्माण करना अति आवश्यक होता है। किसी भी अच्छे तथा व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम में संस्थागत मूल्यांकन, कक्षा मूल्यांकन, पृष्ठपोषण को सम्मिलित किया जाता है। फिर से एक बार इन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को दोहरा दें, किसी भी अच्छे, जब हम बात करते हैं किसी भी अच्छे या व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके कार्यक्रम में संस्थागत मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन और पृष्ठपोषण को सम्मिलित किया जाता है। अब ये तीनों ही टर्म क्या होते हैं उनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। संस्थागत मूल्यांकन यानी कि इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन क्या हो जाता है उसको हम लोग बात करेंगे।
संस्थागत मूल्यांकन यानी कि इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। अतः इसका निष्पादन किस तरीके से क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उसके लिए प्रशिक्षित जो भी ट्रेंड तथा अनुभवी जो भी एक्सपीरियंस्ड जो पर्सनालिटी होंगी या जो भी व्यक्ति होंगे वो सुनिश्चित तरीके से कराया नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से ये बात हो जाती है। संस्थागत मूल्यांकन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक बैलेंस यानी कि संतुलित होना चाहिए। साथ ही मूल्यांकन कार्यक्रम बनाते समय उन पर होने वाले व्यय को भी दृष्टि में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यय यानी कि यहाँ पे क्या जो भी उस पर खर्चे हो रहे हैं और चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो समय का हो या इस तरीके से चीज़ें हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इसमें क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि संस्थागत मूल्यांकन करने में प्रधानाचार्य की अहम भूमिका होती है। चूँकि नाम से ही पता चल रहा है आपको संस्थागत है यानी कि इंस्टीट्यूशनल की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रधानाचार्य की भूमिका जो होती है यानी कि जो भी प्रिंसिपल होंगे उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि उसे किस तरीके से क्या चीज़ें हो जाती हैं कि विषयों की गंभीरता पर निर्णय लेना होता है। यदि सावधानीपूर्वक नहीं लिया गया तो वो कई बार क्या होता है कि अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकता है। इसके लिए निर्णय लेने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से विधियों के अनुसार अपनी नीतियों व योजनाओं को क्रियान्वित यानी कि उसको सुचारू रूप से किस तरीके से कार्य में तब्दील कर सकते हैं या किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट आपके आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें विद्यालय के उद्देश्य निर्धारित करना, यानी कि विद्यालय है या हम बात करें यहाँ पे संस्थागत मूल्यांकन की यानी कि इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करें प्रिंसिपल की बहुत अहम यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसमें क्या चीज़ है कि विद्यालय के उद्देश्य निर्धारित करना यानी कि विद्यालय के क्या उद्देश्य उसको निर्धारित करना है, सेट करना है, किस तरीके से क्या। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो भी समस्याएं हैं यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो इस तरीके से जो भी एब्स्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि तथ्यों का पता लगाना एवं सूचनाएं संकलित करना, किस तरीके से जो भी फैक्ट्स हैं या जो भी सूचनाएं हैं उन सबको संकलित करना या इकट्ठा इस तरीके से कह सकते हैं। योजनाएं तैयार करना, जो भी पैटर्न हमारा चला आ रहा है या भविष्य की किस तरह से बाकी सब चीज़ों को हम अचीव करेंगे या आने वाले टाइम में और भी क्या चीज़ें रेमेडियल की जा सकती हैं या उपचारात्मक तौर पर या क्या ज़रूरत है, इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि योजनाएं तैयार करना भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें परीक्षण एवं मूल्यांकन करना। शिक्षा के क्षेत्र में जब भी हम लोग बात करते हैं तो जो भी आपका शिक्षण यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है तो उसमें क्या हो जाता है कि परीक्षण यानी जो भी टेस्ट या एग्जामिनेशन एवं मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। निर्णयों को नियोजित करना, जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए या जो भी चीज़ें हैं तो वही चीज़ यहाँ पे कहना है कि निर्णयों को नियोजित करना, निर्णय लागू करना कि अगर कोई फैसला किया गया है या इस तरह की कोई चीज़ बताई गई है तो उसको लागू किस तरीके से किया जाए, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। लागू किए गए निर्णयों का मूल्यांकन करना, अब कोई नियम है या कोई इस तरह की चीज़ें लागू की जा चुकी हैं तो अब इसमें ये देखना होगा कि इसका क्या मूल्यांकन होगा, यानी कि लागू किए गए निर्णयों का मूल्यांकन करना कि किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर मूल्यांकन के आधार पर क्रियाएं करना। अब चूंकि इवैल्यूएशन हो चुकी है या हम कह सकते हैं जब हमने इवैल्यूएशन कर लिए होते हैं तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है क्रियाएं करना कि कहाँ क्या प्लस माइनस या जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से चीज़ें की जाएं। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। इसमें कुछ चीज़ें क्या आ जाती हैं कि जैसे अभी हम लोग ने जो भी चीज़ें डिस्कस की उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए संस्था के प्रधान को निम्नलिखित क्रियाओं को या हम कह सकते हैं जो भी हम लोग बात करेंगे आपके पीडीएफ में चीज़ें दिख रही होंगी स्क्रीन पे, उन क्रियाओं को अपनाना आवश्यक होता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग अगर बात करें तो समस्या का अर्थ समझकर उसे परिभाषित करना कि पहले उस चीज़ को समझा जाए कि किस तरीके से जो समस्या आ रही है फिर उसको किस तरीके से हम बता सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, ये एक बात हो जाती है। सेकेंड पॉइंट में जो हमारा आता है वो है समस्या का विश्लेषण करके उसके संबंध में सूचनाएं एकत्र करना। जैसे कोई भी अगर समस्या आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम हमें आ रही है या जैसे उनको आ रही होगी तो उसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी कि समस्या का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना। हर एक बिंदु पर हम क्या करेंगे या हर एक बिंदु पर उनको क्या करना होगा, सही तरीके से सोचना होगा या उसका पूरा बहुत अच्छे तरीके से एक एक जो बिंदु होंगे या जिस भी तरीके से कह लें बहुत जल्दबाजी में नहीं, बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को एनालिसिस करना होगा यानी कि विश्लेषण करके उसके संबंध में जो
जितना पॉसिबल हो सूचनाएं इकट्ठा करना, तो ये एक बात हो जाती है। फिर समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक समाधान खोजना, ठीक है। अब जो भी चूंकि हम बात करें समस्या की, यानी कि प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, तो उसमें ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वप्रथम यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएंगी कि समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक समाधान खोजना, कि जो भी समस्या आ रही है उसके लिए क्या ऑल्टरनेट, जैसे होता है ना कि कोई चीज़ हमारे पास दिक्कत आ रही है तो उससे बचने के लिए या उसके लिए क्या ऑल्टरनेट, यानी कि एक क्या वैकल्प हो सकता है उसको खोजना। फिर नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट आ जाता है, सर्वश्रेष्ठ समाधान को स्वीकृति देना एवं किए गए निर्णय को कार्य रूप में परिणत करना। अब ये लास्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्या चीज आता है कि सर्वश्रेष्ठ समाधान को स्वीकृति देना, यानी जो सबसे बेस्ट या सबसे बेहतर है या सबके बेहतरीन के लिए जो चीजें होंगी उसको क्या कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ समाधान, सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा उसको स्वीकृति देना, ठीक है। और उसके बाद क्या चीजें हो जाएंगी, उसके लिए निर्णय को कार्य रूप में परिणत करना, कि जो भी हमने निर्णय लिया है या जो समाधान हमने देखा जो कि सर्वश्रेष्ठ है उसको क्या करना है, इस तरीके से उसको कार्य के रूप में बताना, या इस तरीके से कह सकते हैं परिणत करना, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है कक्षागत मूल्यांकन, यानी कि क्लासरूम इवैल्यूएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से क्या चीज़ें हो जाएंगी। जब एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के लिए जाता है तो उसे वही उद्देश्य होना चाहिए कि वह जिस भी पाठ्य वस्तु का शिक्षण करने जा रहा है उसे छात्र अच्छी तरह से आत्मसात कर सके। आत्मसात यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, इससे क्या तात्पर्य हो जाता है, जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को इस तरीके से पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए कि वो चीज़ बिल्कुल आपके अंदर इनकलकेट हो जाए या आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ में आ जाए, कि बिल्कुल इस तरीके से। इसके लिए उसे समय समय पर छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना आवश्यक है। अब ये चीज़ कैसे हो सकती है कि कोई भी चीज़ पाठ्य पुस्तक में आपको जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग या करिकुलम जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आप आत्मसात हो जाएं, या इस तरीके से चीज़ें बताई जाएं कि आपको बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट को भी समझ में आए और जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो भी बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सके छात्रों में, यानी कि उस चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ा सके और जो छात्र समक्ष पढ़ रहे हैं सामने तो उनको भी वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि समय समय पर मूल्यांकन करना, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है मापन एवं मूल्यांकन। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की, और यहीं पे हम बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आवश्यकताओं पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाती हैं कि इसके लिए समय समय पर छात्रों की शैक्षिक प्रगति का, कि जो भी हम लोगों ने इनको पढ़ाया है लिखाया है या जो भी शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें कितना कितना छात्र ने क्या क्या अर्जित किया है, यानी कि किस हद तक ज्ञान की प्राप्ति की है या हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, तो इसका मूल्यांकन के द्वारा ही तो हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या मूल्यांकन के द्वारा ही तो हम एक निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हुई हैं। इसीलिए मूल्यांकन बहुत आवश्यक हो जाता है। इससे उसे अपने शिक्षण की सफलता एवं छात्रों के अधिगम का ज्ञान पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि किस सीमा तक हमारे उद्देश्यों की, यानी कि शिक्षक जो चाहता है बच्चे में वांछनीय लक्षण आना चाहता है, या जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें दी गई हैं वो कितने बच्चे के अंदर गई हैं, और जिस तरीके से पॉजिटिव या निगेटिव जिस भी तरीके से बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है या उसके प्राप्तांक आए हैं, तो इस तरीके से ये भी पता चल जाता है कि शिक्षण में कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, या हो सकता है कि बच्चों को कोई समस्या आ रही हो। तो इस तरीके से कक्षा शिक्षण न केवल छात्रों के व्यवहार का मात्रात्मक मापन करता है परंतु गुणात्मक मापन भी करता है, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है। इसके लिए वह अवलोकन, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू इस तरीके से कहते हैं, समाजविधि एवं प्रेक्षेपण जैसे विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक बात हो जाती है। कक्षा शिक्षण अपने शिक्षक कार्य को सफल, सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षक जो है वो वार्षिक योजना एवं इकाई योजना का निर्माण करता है। वार्षिक योजना क्या हो जाए कि पूरे साल का हमने जो डिसाइड कर रखा है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, या हमने जो एकेडमिक कैलेंडर बना रखा है कि वार्षिक तौर पर हम किस तरीके से चीज़ों को फिनिश करेंगे या कितना हम खत्म करेंगे, तो एक आपका हो जाता है वार्षिक योजना। और इकाई यानी कि हो सकता है कि जो भी आपका पैटर्न है या जो आपका सिलेबस है उसको हमने इकाइयों में डिवाइड कर रखा है, यूनिट 1, 2, 3, 4, जैसे हमारे से इस वाले विषय में भी हमारा क्या है कि आपकी टोटल 3 यूनिट है, 2-2 चैप्टर में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से क्या होगा कि वार्षिक योजना एवं इकाई योजना का निर्माण करना, तो ये सारी चीज़ें कुछ इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है पृष्ठ पोषण की हम लोग बात करेंगे, यानी कि फीडबैक की बात करेंगे। आपकी स्क्रीन में चीज़ें दिख रही होंगी। पृष्ठ पोषण अर्थात सीखने की उपलब्धता जिसको कहा जाता है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी स्थिति का ज्ञान
हो जाता है एवं वे अपनी कमजोरी को जान जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी भावी शैक्षिक तैयारी के संबंध में सहायता मिलती है। कहने का ये मतलब, अगर हमें हमारी कमियों के बारे में पता चल जाए या हमारे कहाँ क्या दिक्कत आ रही हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो हम उस पर वर्क करके उन सब चीज़ों को बेटर कर सकते हैं या और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि कमजोरियों को जान जाते हैं, जिससे कि उन्हें अपनी भावी शैक्षिक तैयारी से संबंधित सहायता मिलती है, यानी कि आगे आने वाले टाइम में वो और बेहतर कर सकते हैं। परिणामों के ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम में सुधार करने से प्राप्त सहायता को ही पृष्ठ पोषण कहते हैं। एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट कर दे रहे हैं। परिणामों के ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम में सुधार करने में प्राप्त सहायता को ही पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक कहा जाता है। शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से भी पृष्ठ पोषण की आवश्यकता होती है। पृष्ठ पोषण मुख्यतः दो प्रकार से कार्य करते हैं। क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? सबसे फर्स्ट आता है इसमें, यह छात्रों को अध्ययन करने के संबंध में उपयोगी निर्देश प्रदान करता है। निर्देश यानी कि उसके लिए एक गाइडलाइन हम कह सकते हैं, या निर्देश या डायरेक्शन या इस तरीके से चीज़ें छात्रों के अध्ययन करने से संबंध में उपयोगी निर्देश प्रदान करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर यह छात्रों को भावी अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इन दोनों से क्या होगा कि छात्र के अंदर ऐसे फीलिंग आती है या इस तरह की चीज़ें होंगी जो उसके बेहतरीकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता की दृष्टि से इसकी महत्ता का मूल्यांकन करें तो पृष्ठ पोषण छात्रों के लिए ही नहीं परंतु शिक्षकों के शिक्षण कार्य में भी सुधार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से क्या चीज़ें हो जाएंगी? पृष्ठ पोषण के द्वारा उसे अपने शिक्षण कार्य की कमियों का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह अपनी पाठ्य योजना जो भी जिस भी तरीके से पाठ्य योजना है, शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स जो भी हो जाएंगे आदि में आवश्यक सुधार कर सकता है, जिसको अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग, या जहाँ भी आवश्यकता है कुछ सुधार करने की या इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि पृष्ठ पोषण से सिर्फ जो छात्र है उसी को फायदा होता है, बल्कि जो शिक्षक है उसको भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से ये बात हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसी में है आपका मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ इवैल्यूएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस तरीके से उन सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता। मूल्यांकन की जो प्रशासनिक आवश्यकता है उसको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका शैक्षिक स्तर की जांच करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड आ जाएगा उसमें विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, वर्गीकरण एवं नियुक्ति करने में प्रयोग, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देश। फिर इसमें आ जाता है आपका किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, तो उसको एक बार देखेंगे। शैक्षिक स्तर की जब हम लोग बात करते हैं, शैक्षिक स्तर की जांच करना, यानी कि मूल्यांकन द्वारा किसी छात्र के शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, जैसे जब हम लोग बात करते हैं विद्यालय की, विद्यालय एवं कॉलेज में छात्रों के प्रवेश हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, चाहे वो जिस भी फॉर्म में की जाए। इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीएड विद्यालय तथा इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारे आसपास। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है पॉइंट आपका औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन। तो ये एक बात हो जाती है। वर्गीकरण एवं नियुक्ति करने में प्रयोग, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देश। तो ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन की ये सारी प्रशासनिक आवश्यकताएं हो जाती हैं। थोड़ा सा चीज चूँकि रिविजन चल रहा है तो थोड़ा सा इसको आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे बेटा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है मापन एवं मूल्यांकन में अंतर की जब हम लोग बात करते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने मूल्यांकन की आवश्यकता की हम लोग बात करें तो फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया हम लोगों ने कि शैक्षिक हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता क्या थी या प्रशासनिक आवश्यकता क्या थी। इसी तरीके से दो अन्य और आपके रह गए हैं अनुसंधान में और सामाजिक दृष्टिकोण से। तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्या आवश्यकता है। उसके आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका मूल्यांकन की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ इवैल्यूएशन की जब हम लोग बात करेंगे तो मूल्यांकन हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। मूल्यांकन के लिए किसी भी तरह का प्रमाणित मापदंड उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बात हो जाती है आपकी। इसमें व्यक्तिगत पक्षों का समावेश होता है। व्यापक प्रक्रिया होने के कारण इसमें अधिकांश शिक्षक रुचि नहीं लेते हैं। तो ये कुछ सीमाएं हो जाती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा
मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है? ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन में क्या हम कह सकते हैं इस तरीके से कि अंतर की जब हम लोग बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन, एग्जामिनेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। रिलेशनशिप की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुछ समानताएं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मापन एवं मूल्यांकन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे समानताओं की। तो मापन एवं मूल्यांकन दोनों ही शैक्षिक कह सकते हैं कि प्रक्रिया के अनिवार्य यानी कि बहुत अभिन्न अंग होते हैं। दोनों का संचालन प्रश्न एवं प्रशिक्षण विधि के माध्यम से होता है। दोनों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में कार्य करते हैं और कह सकते हैं कि दोनों का लक्ष्य जो होता है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। जब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की तो किस तरीके से हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि जो मापन होता है मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मापन जो है वो बहुत या मूल्यांकन का ही सूक्ष्म रूप है, जबकि जब हम लोग मूल्यांकन की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र व्यापक है यानी कि ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत क्या होता है, आकलन एवं मापन जो होता है दोनों में समाहित होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मापन है वो मूल्यांकन का ही सूक्ष्म रूप है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या चीज़ आ जाएंगी कि मापन जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है यानी कि कंटेंट ओरिएंटेड होता है, जबकि जब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन की तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है यानी कि परिणात्मक केंद्रित होता है। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। मापन द्वारा केवल सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है, जबकि इवैल्यूएशन के थ्रू क्या होता है कि हम एक निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। लास्ट में यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएंगी कि यह किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं व्यक्त करता है, जबकि मूल्यांकन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके द्वारा किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है, किस तरह से क्या चीज़ें इवेल्युएट हुई हैं। तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी होती है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मूल्यांकन की तो इसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, तो ये सारी चीज़ें ज्ञात होती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो जब हम लोग मापन की बात करते हैं तो इसकी प्रकृति आकलन की अपेक्षा कम लचीली होती है, जबकि जब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट की मतलब इवैल्यूएशन की सॉरी, तो इसकी प्रकृति जो होती है लचीली ना होकर स्थिर यानी कि फिक्स्ड होती है। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट जो हमारा आता है बेटा कि परीक्षण एवं मापन में क्या क्या समानताएं हैं। तो दोनों ही कह सकते हैं कि शिक्षण के अभिन्न अंग है। दोनों का प्रयोग छात्र हित के लिए किया जाता है। दोनों में छात्र एवं शिक्षक संलग्न होते हैं यानी कि इंक्लूडेड होते हैं, इन्वॉल्वेशन दोनों में ही होता है। अब परीक्षण एवं मापन में जो हमारी हेडिंग है वो उसमें अंतर हम देखेंगे किस तरीके से परीक्षण जो भी टेस्ट होते हैं और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। मापन कह सकते हैं कि परीक्षण जो टेस्ट होते हैं वो मापन के पूर्व की संक्रिया होती है, जबकि मापन जो है परीक्षण के उपरांत प्राप्त निष्कर्ष का भौतिक स्वरूप होता है। परीक्षा में विभिन्न प्रकार के पदों को मानकीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है, जबकि जब हम लोग बात करते हैं मापन में तो मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट इसमें आपका अब लास्ट जो हमारा इसमें हेडिंग आता है वो है मापन प्रतिमान संदर्भी तथा मानदंड कसौटी संबंधी परीक्षणों में अंतर क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे मानक संदर्भिक परीक्षा और दूसरे हाफ में हो जाएगा हमारा मानदंड कसौटी परीक्षा की। जब संबंधित परीक्षा की हम लोग बात करेंगे तो उन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे यानी कि दोनों में क्या अंतर है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी। इन परीक्षाओं द्वारा यह पता चलता है कि छात्रों ने पाठ्य वस्तु को कहाँ तक सीखा है, जबकि जब हम लोग बात करते हैं दूसरे हाफ में तो इन परीक्षाओं द्वारा यह पता चलता है कि अनुदेशन तथा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो इस परीक्षण के द्वारा छात्रों ने कितनी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं इसके स्तर का पता चलता है, जबकि इसमें जब हम लोग बात करते हैं सेकंड हाफ में तो इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति का उल्लेखन किया जाता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। किसी समूह के संदर्भ में छात्र विशेष ने अन्य छात्रों की अपेक्षा कितना ज्ञान अर्जित किया है इसका पता इन परीक्षाओं के द्वारा चल जाता है। ठीक है, जब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो किसी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है इस परीक्षा द्वारा पता चलता है। तो ये एक बात हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे सारे डिफरेंसेस। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या चीज़ें रिवाइज की थी, उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने बात की। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की हम लोगों ने बात की।
किस तरीके से मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता क्या है या प्रशासनिक आवश्यकता क्या है, अनुसंधान या सामाजिक दृष्टिकोण से। फिर हम लोगों ने बात की मापन एवं मूल्यांकन की क्या क्या सीमाएं होती हैं, यानी कि लिमिटेशंस की हम लोगों ने बात की। मापन और मूल्यांकन में क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं, तो दोनों को अलग अलग हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से कुछ समानताएं भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। उसी तरीके से जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो परीक्षण एवं मापन में क्या संबंध है और दोनों में अंतर क्या क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर लास्टली हम लोगों ने बात की मानक प्रतिमान संदर्भित तथा मानदंड कसौटी संबंधित परीक्षाओं में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा रिवाइज किया और हमारा ये जो फर्स्ट अध्याय है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन इवैल्यूएशन एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन की, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का जो हमारा विषय है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी कि रिवाइज कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर आज हमारा फिनिश होता है, जो कि है मापन एवं मूल्यांकन, यानी कि मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, जो कि कंप्लीट होता है। ओके, आगे की क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।